नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम यूनियन बजट 2026-27 के सबसे क्रिटिकल 50 सवालों को कवर करेंगे। यह बजट इकोनॉमी, बैंकिंग और एग्जाम के नजरिए से गेम चेंजर है। हम हर एक डेटा पॉइंट, नई स्कीम और टैक्स रूल को डीप में समझेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर न कटे। अपनी नोटबुक्स तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बजट 2026-27 के अनुसार फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का कितना % रखा गया है? यह डेटा पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर क्रिटिकल है। According to the Union Budget 2026-27 presented by the Finance Minister, what is the estimated fiscal deficit target for the financial year 2026-27 as a percentage of GDP? Option A 4.5%. Option B 4.3%. Option C 4.1%. Option D 4.9%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 4.3%। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर। जब सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती है तो उसे बाजार से उधार लेना पड़ता है और इसी उधारी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। पहले के सालों में, खासकर कोविड के समय, यह आंकड़ा बहुत ऊपर चला गया था, जिसे अब धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है। इस प्रोसेस को फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है। सरकार ने एक ग्लाइड पाथ यानी एक रोड मैप तय किया था कि FY26 तक इसे 4.5% से नीचे लाना है। बजट 2026-27 में इसे 4.3% पर एस्टीमेट करके सरकार ने यह साबित किया है कि वो अपने वादे पर कायम है। कम डेफिसिट का मतलब है कि सरकार कम उधार लेगी, जिससे मार्केट में ब्याज दरें कंट्रोल में रहेंगी और महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगर डेफिसिट बहुत ज्यादा होता तो सॉवरेन रेटिंग खराब हो सकती थी और विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल सकते थे। एग्जाम में याद रखिए, फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो, मैक्रो इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है, बशर्ते ग्रोथ कम न हो। अगले सवाल में हम इनकम टैक्स के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव यानी न्यू टैक्स एक्ट की लागू होने वाली तारीख को देखेंगे। बजट में अनाउंस किया गया नया इनकम टैक्स एक्ट किस तारीख से फॉर्मली लागू होगा? यह डेट याद रखना बहुत जरूरी है। The Union Budget 2026-27 announced the implementation of a comprehensive new legislation to replace the existing Income Tax Act, 1961. On which date will the new Income Tax Act formally come into effect? Option A 1st April 2026. Option B 1st October 2026. Option C 1st April 2027. Option D 1st January 2027. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अप्रैल 1, 2026। भारत में टैक्स कानून अब तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से चलते थे। यह कानून 6 दशक पुराना था और इसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स हो चुके थे कि यह बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। इसलिए सरकार ने इसे पूरी तरह बदलकर एक नया, सरल और मॉडर्न कानून लाने का फैसला किया। इस नए एक्ट का मकसद है लिटिगेशन को कम करना और टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाना। अप्रैल 1 इसलिए चुना गया क्योंकि भारत में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है। अगर इसे साल के बीच में लागू किया जाता तो टैक्स कैलकुलेशन में बहुत कंफ्यूजन होता। यह नया एक्ट एग्जम्पशनलेस रिजीम को बढ़ावा देगा, यानी टैक्स रेट कम होंगे लेकिन पुराने डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। एग्जाम में याद रखिए, कोई भी बड़ा डायरेक्ट टैक्स बदलाव हमेशा फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही लागू होता है।
असल बात यह है कि यह एक्ट डिजिटल इकोनॉमी और नए बिजनेस मॉडल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगले सवाल में हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कॉरिडोर और उन राज्यों के बारे में जानेंगे जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के लिए चुने गए हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर स्कीम के तहत इनमें से किस राज्य को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है? यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करें। The budget 2026 to 27 proposed the establishment of rare earth corridors to support strategic mineral availability. Which of the following states was not explicitly mentioned as a beneficiary of this specific corridor scheme? Option A. Tamil Nadu. Option B. Kerala. Option C. Odisha. Option D. Karnataka. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कर्नाटक। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो 17 खास मिनरल्स होते हैं जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए जरूरी हैं। अब तक हम इनके लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर थे। इस निर्भरता को खत्म करने के लिए बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को चुना है क्योंकि इन राज्यों के तटीय इलाकों में भारी मिनरल सैंड्स जैसे मोनाजाइट और इल्मेनाइट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कर्नाटक में भी मिनरल्स हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक कोस्टल कॉरिडोर स्कीम में उसका नाम नहीं है। यहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कर्नाटक माइनिंग के लिए फेमस है, लेकिन यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी तट पर केंद्रित है। एग्जाम में याद रखिए, यह स्कीम स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए है ताकि ग्लोबल मार्केट में हमारी पकड़ मजबूत हो सके। अगले सवाल में हम कैपेक्स और डेट के आंकड़ों पर आधारित स्टेटमेंट्स को देखेंगे, जहां एक छोटी सी गलती आपका नंबर काट सकती है। बजट 2026-27 के कैपेक्स और डेट एस्टीमेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ध्यान से पढ़ें। Consider the following statements regarding the capital expenditure, capex, and debt estimates in the Union Budget 2026 to 27. Which of the following is or are incorrect? 1. The capital expenditure outlay has been increased to rupees 15.5 lakh crore. 2. The central government's debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% in B 2026 to 27. 3. The net market borrowings for 2026 to 27 are estimated at rupees 11.7 lakh crore. Option A. 1 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. All are incorrect. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैपेक्स 15.5 लाख करोड़ है, जो कि गलत है। सही आंकड़ा 12.2 लाख करोड़ है। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा है जो सरकार रोड, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाती है। यह पैसा इकोनॉमी में एसेट्स क्रिएट करता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। केंद्र सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो 55.6% एस्टीमेट किया गया है, जो पहले से थोड़ा बेहतर है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। नेट मार्केट बोरोइंग 11.7 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है। एग्जाम में याद रखिए, बजट के बड़े आंकड़े जैसे कैपेक्स और बोरोइंग सीधे पूछे जाते हैं। यहाँ एग्जामिनर ने 15.5 का गलत नंबर देकर आपको फंसाने की कोशिश की है। अगर कैपेक्स कम होता तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाते। शेयर मार्केट ट्रेडर्स के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। एसटीटी के नए रेट्स को ध्यान से याद कर लीजिए। With reference to the Securities Transaction Tax (STT),
Changes proposed in the Union Budget 2026 to 27, which of the following statements is or are correct? The STT on the sale of futures has been increased from 0.02% to 0.05%. The STT on the sale of options has been increased from 0.1% to 0.15%. The government stated the primary objective is to encourage long-term investment over speculative trading. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। शेयर बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स। पिछले कुछ सालों में फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग में रिटेल जनता की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। सेबी का डेटा कहता है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स F&O में पैसा गंवाते हैं। इस सट्टेबाजी को रोकने के लिए सरकार ने टैक्स का डंडा चलाया है। STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर यह 0.02 से बढ़कर 0.05% हो गया है और ऑप्शंस पर, जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, इसे 0.1 से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और स्कैल्पिंग करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार का इशारा साफ है, F&O छोड़ो और लॉन्ग टर्म कैश मार्केट में इन्वेस्ट करो। एग्जाम में याद रखिए, STT प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि टर्नओवर यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगता है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.3% रखा गया है। नया टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कर्नाटक रेयर अर्थ कॉरिडोर स्कीम का हिस्सा नहीं है। कैपेक्स का सही आंकड़ा 12.2 लाख करोड़ रुपए है। डेट टू GDP रेशियो 55.6% एस्टिमेट किया गया है। अगले सवाल में हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT में हुए बड़े बदलावों को समझेंगे, जो ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन ग्रोथ के तहत 20,000 करोड़ का फंड किस सेक्टर के लिए है? यह एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए जरूरी है। The budget 2026 to 27 allocated rupees 20,000 crore for a specific green growth intervention targeting high emission industries. Which sectors are the primary targets of this carbon capture, utilization and storage (CCUS) outlay? Option A. Thermal power and textiles. Option B. Steel and cement. Option C. Automobile and aviation. Option D. Fertilizer and agriculture. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टील एंड सीमेंट। अब समझते हैं कि सरकार ने सिर्फ इन्हीं दो सेक्टर्स को क्यों चुना। स्टील और सीमेंट को हार्ड टू अबेट सेक्टर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इनमें कार्बन एमिशन को कम करना बहुत मुश्किल होता है। आप थर्मल पावर को सोलर से बदल सकते हैं, लेकिन स्टील बनाने के लिए कोक और सीमेंट के लिए लाइमस्टोन की जरूरत होती ही है, जिससे कार्बन निकलता है। CCUS टेक्नोलॉजी का काम है इस धुएं से कार्बन को कैप्चर करना और उसे जमीन के नीचे स्टोर करना या यूज करना। यह टेक्नोलॉजी अभी बहुत महंगी है, इसलिए प्राइवेट कंपनियां इसे खुद नहीं लगा रही थी। इस गैप को भरने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ का फंड दिया है। यह कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूरोप जैसे बाजारों में कार्बन बॉर्डर टैक्स लगने वाला है। अगर हमारा स्टील ग्रीन नहीं होगा तो एक्सपोर्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। एग्जाम में याद रखिए, नेट जीरो 2070 का टारगेट हासिल करने के लिए यह सबसे बड़ा कदम है।
अगले सवाल में हम एसएमई ग्रोथ फंड के बारे में जानेंगे, जो छोटी कंपनियों को बड़ा बनाने में मदद करेगा। एसएमई ग्रोथ फंड का असली मकसद क्या है और यह कैसे काम करेगा? इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से एनालाइज करें। Consider the following regarding the SME Growth Fund announced in Budget 2026 to 27. Assertion: A. The government has launched a dedicated SME Growth Fund with a corpus of rupees 10,000 crore. Reason: R. The fund aims to provide equity support to MSMEs to help them scale into mid-sized corporates, addressing the missing middle problem. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन करता है। मिसिंग मिडिल की समस्या भारतीय इकोनॉमी की एक कड़वी सच्चाई है। हमारे पास लाखों छोटी कंपनियां हैं और कुछ बहुत बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन बीच की मिड साइज कंपनियां गायब हैं। छोटी कंपनियां बड़ा नहीं होना चाहती क्योंकि उन्हें डर लगता है कि सरकारी रियायतें छिन जाएंगी। इसे ड्वार्फिज्म या बौनापन कहा जाता है। इस सोच को बदलने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया है। यह फंड कंपनियों को कर्ज नहीं देगा, बल्कि इक्विटी यानी हिस्सेदारी खरीदेगा। जब सरकार या फंड किसी कंपनी में हिस्सेदार बनता है, तो रिस्क कम हो जाता है और कंपनी खुलकर एक्सपेंड कर सकती है। इसका मकसद है कि छोटी एमएसएमई मिडिल लेवल पर आएं और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने। एग्जाम में याद रखिए, यह फंड डेट नहीं, बल्कि रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करता है। अगले सवाल में हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के नए नियम को देखेंगे, जो एमएसएमई पेमेंट्स के लिए गेम चेंजर है। अगर कोई सीपीएसई किसी एमएसएमई से सामान खरीदता है, तो पेमेंट किस प्लेटफॉर्म से होगा? यह रूल अब मैंडेटरी है। Scenario: A central public sector enterprise, CPSE, is procuring goods worth rupees 50 lakh from a registered micro enterprise. Under the new mandatory provisions announced in Budget 2026 to 27 to ensure timely payments, which platform must the CPSE utilize for the transaction settlement? Option A. GEM Government e-Marketplace, portal directly. Option B. TREDS, Trade Receivables Discounting System. Option C. MSME Samadhan Portal. Option D. RBI Integrated Payment Hub. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ट्रेड्स। ट्रेड्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे व्यापारियों की सबसे बड़ी मुसीबत को दूर करता है। अक्सर बड़ी सरकारी कंपनियां छोटे वेंडर्स से सामान तो ले लेती हैं, लेकिन पेमेंट महीनों तक लटका रहता है। ट्रेड्स पर वेंडर अपना बिल यानी इनवॉइस अपलोड करता है। बैंक या फाइनेंसर उस बिल को देखते हैं और तुरंत पैसा वेंडर को दे देते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट काटकर। बाद में सरकारी कंपनी बैंक को पेमेंट करती है। बजट 2026 में सरकार ने इसे ऑप्शनल नहीं, बल्कि मैंडेटरी कर दिया है। अब हर सीपीएसई को ट्रेड्स के जरिए ही पेमेंट प्रोसेस करना होगा, ताकि एमएसएमई का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक न हो। इससे लिक्विडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी और छोटे बिजनेस बंद होने से बचेंगे। एग्जाम में याद रखिए, ट्रेड्स का मकसद है क्रेडिट रिस्क को वेंडर से हटाकर बायर पर शिफ्ट करना। अगले सवाल में हम सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ी हुई लिमिट को चेक करेंगे। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की नई लिमिट क्या है? यह नंबर हर किसी को पता होना चाहिए।
In the Union Budget 2026 to 27, the limit for standard deduction for salaried employees under the new income tax regime has been increased to which amount? Option A. Rupees 75,000. Option B. Rupees 90,000. Option C. Rupees 1 lakh. Option D. Rupees 1,20,000. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 लाख रुपीस। यह सैलरीड क्लास के लिए एक बड़ी राहत है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अमाउंट है जो आपकी इनकम से सीधे घटा दिया जाता है, बिना किसी बिल या प्रूफ के। पहले यह 50,000 था, फिर 75,000 हुआ और अब 2026 के बजट में इसे 1 लाख कर दिया गया है। सरकार का मकसद साफ है कि वो लोगों को पुराने टैक्स रिजीम से नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट करना चाहती है। नए रिजीम में कोई एटीसी या होम लोन का डिडक्शन नहीं मिलता, इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का बढ़ना बहुत मायने रखता है। इसका सीधा असर यह है कि अगर आपकी इनकम 8.5 लाख तक है, तो रिबेट मिलाकर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम में याद रखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरी और पेंशन वालों को मिलता है, बिजनेस वालों को नहीं। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% टैक्स का बेनिफिट कब तक मिलेगा? यह डेडलाइन एक्सटेंड हुई है। The Budget 2026 to 27 announced an extension of the sunset clause for concessional corporate tax 15% for new manufacturing units under Section 115(b). What is the new deadline for commencing manufacturing to avail this benefit? Option A. 31st March 2027. Option B. 31st March 2028. Option C. 31st March 2029. Option D. 31st March 2030. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मार्च 31, 2028। सेक्शन 115(b) एक क्रांतिकारी कदम था जिसे सरकार ने मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए लाया था। इसके तहत अगर कोई नई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है, तो उसे सिर्फ 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, जो दुनिया में सबसे कम रेट्स में से एक है। यह स्कीम 2024 में खत्म होने वाली थी, लेकिन ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इसे अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसका लॉजिक यह है कि बड़ी फैक्ट्रियां रातों रात नहीं बनती, उन्हें सेटअप होने में वक्त लगता है। सरकार चाहती है कि चीन से जो कंपनियां निकल रही हैं, वो वियतनाम या थाईलैंड न जाकर भारत आएं। सनसेट क्लॉज का मतलब ही होता है एक एक्सपायरी डेट, जिसे अब आगे खिसका दिया गया है। एग्जाम में याद रखिए, यह बेनिफिट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को मिलता है, सर्विस सेक्टर को नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। CCUS फंड का टारगेट स्टील और सीमेंट सेक्टर है। SME ग्रोथ फंड का कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपए है। CPSE को पेमेंट के लिए ट्रेड्स यूज करना अनिवार्य है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। सेक्शन 115(b) की डेडलाइन मार्च 2028 तक बढ़ी। अगले सवाल में हम मोबाइल कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी में हुई कटौती को देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए अहम है। मोबाइल फोन के कौन से आइटम पर कस्टम ड्यूटी कम नहीं की गई है? यह मेक इन इंडिया का कोर प्रिंसिपल है। To promote domestic value addition in the electronics sector, the Budget 2026 to 27 proposed reducing basic customs duty (BCD) on several mobile phone components. Which of the following items did not receive a duty reduction in this specific proposal? Option A.
PCBA, printed circuit board assembly of chargers. Option B. Mobile phone connectors. Option C. Camera modules. Option D. Finished imported handsets. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी फिनिश्ड इंपोर्टेड हैंडसेट्स। इस फैसले के पीछे सरकार की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, जिसे फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम या PMP कहते हैं। सरकार चाहती है कि मोबाइल फोन भारत में बने, न कि बाहर से बनकर आएं। अगर हम फिनिश्ड फोन पर ड्यूटी कम कर देंगे, तो कंपनियां भारत में फैक्ट्री क्यों लगाएंगी? वो तो सीधे इंपोर्ट करेंगी। इसलिए फिनिश्ड हैंडसेट्स पर ड्यूटी हाई रखी गई है ताकि इंपोर्ट महंगा पड़े। दूसरी तरफ कैमरा मॉड्यूल, PCBA और कनेक्टर्स जैसे पुर्जों पर ड्यूटी कम की गई है। इसका फायदा यह है कि जो कंपनियां भारत में असेंबली कर रही हैं, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। इससे मेड इन इंडिया फोन सस्ते होंगे और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। यह ड्यूटी स्ट्रक्चर इन्वर्टेड ड्यूटी की समस्या को भी ठीक करता है। एग्जाम में याद रखिए, रॉ मटेरियल पर टैक्स कम और फिनिश्ड गुड्स पर टैक्स ज्यादा, यही लोकल इंडस्ट्री को बचाने का मंत्र है। अगले सवाल में हम कैपिटल गेन्स टैक्स के नए और सिंपल नियमों को देखेंगे, जो हर इन्वेस्टर को प्रभावित करते हैं। कैपिटल गेन्स के नए स्ट्रक्चर के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? होल्डिंग पीरियड और इंडेक्सेशन के रूल्स ध्यान से चेक करें। With reference to the new Income Tax Act simplified capital gains structure announced in Budget 2026-27, consider the following statements. 1. There are now only two holding periods for classifying assets as long-term or short-term, 12 months, listed, and 24 months, unlisted others. 2. The indexation benefit for real estate has been fully restored for properties bought before 2026. 3. Short-term capital gains, STCG, on listed equity are taxed at 20%. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1 and 3 ओनली। कैपिटल गेन्स टैक्स पहले एक बहुत बड़ी पहेली था, जिसमें अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग टाइम लिमिट्स थी। नए एक्ट ने इसे एकदम सरल कर दिया है। अब सिर्फ 2 होल्डिंग पीरियड्स हैं। लिस्टेड शेयर्स के लिए 12 महीने और बाकी सब कुछ यानी अनलिस्टेड शेयर्स, गोल्ड और प्रॉपर्टी के लिए 24 महीने। 36 महीने वाला पुराना नियम अब खत्म हो चुका है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। लिस्टेड इक्विटी पर शॉर्ट टर्म गेन टैक्स 20% ही है, जिसे पिछले बजट में 15 से बढ़ाकर 20 किया गया था। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। सरकार ने रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट वापस नहीं लाया है। अब प्रॉपर्टी पर भी फ्लैट 12.5% लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है बिना इंडेक्सेशन के। यह उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू महंगाई के बराबर ही बढ़ी है। एग्जाम में याद रखिए, सिंपलिसिटी के नाम पर इंडेक्सेशन हटने से रियल टैक्स बर्डन बढ़ सकता है। अगले सवाल में हम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए TDS रेट में हुई बड़ी कटौती को समझेंगे। किस सेक्टर के लिए TDS रेट को 1% से घटाकर 0.1% किया गया है? यह छोटे सेलर्स के लिए लाइफलाइन है। Regarding the rationalization of TDS, tax deducted at source, norms in Budget 2026-27, which of the following sectors saw a reduction in the TDS rate for e-commerce operators to improve working capital flow for small sellers? Option A. Online gaming platforms. Option B. E-commerce operators, Section 194-0. Option C. Crypto VDA transfers. Option D.
Lottery winnings. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अंडर सेक्शन 1940। जब आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पर सामान बेचते हैं तो प्लेटफॉर्म आपका पेमेंट रिलीज करने से पहले कुछ टैक्स काट लेता है, जिसे टीडीएस कहते हैं। पहले यह रेट 1% था। सुनने में यह कम लगता है, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए जिनका मार्जिन ही बहुत कम होता है, यह 1% बहुत बड़ी वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज बन जाता था। उनका पैसा सरकार के पास फंस जाता था और रिफंड आने में साल भर लग जाता था। सरकार ने यह महसूस किया कि टीडीएस का मकसद सिर्फ ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है, पैसा जमा करना नहीं। इसलिए इस रेट को घटाकर 0.1% कर दिया गया है। इससे ट्रैकिंग भी हो जाएगी और सेलर्स के हाथ में पैसा भी रहेगा। गेमिंग और क्रिप्टो पर रेट कम नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें स्पेकुलेटिव माना जाता है। एग्जाम में याद रखिए, यह कदम इज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्लासिक उदाहरण है। जीएसटी कंपनसेशन सेस को मार्च 2026 के बाद भी क्यों जारी रखा गया है? इसका असली कारण ग्रीन एनर्जी नहीं है। Consider the following regarding the goods and services tax (GST) compensation cess. Assertion A. The budget 2026 to 27 confirms that the GST compensation cess will continue to be levied on luxury and demerit goods beyond March 2026. Reason are the principal amount of the back-to-back loans taken during the COVID-19 period has been fully repaid, but the cess is now being repurposed to fund the green energy transition. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। जीएसटी कंपनसेशन सेस लग्जरी आइटम्स जैसे बड़ी कारों और तंबाकू पर लगाया जाता है। मूल रूप से यह राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए था, जो 2022 में खत्म हो गया था। लेकिन कोविड के दौरान सरकार ने राज्यों को पैसा देने के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था। उस लोन और उसके ब्याज को चुकाने के लिए ही इस सेस को मार्च 2026 के बाद भी जारी रखा गया है। रीजन में कहा गया है कि इसे ग्रीन एनर्जी के लिए डाइवर्ट किया गया है, जो कि सरासर गलत है। अभी तक यह पैसा सिर्फ पुराने कर्ज को भरने में जा रहा है। जब तक पूरा कर्ज नहीं चुक जाता, यह सेस नहीं हटेगा। एग्जाम में याद रखिए, सेस एक स्पेसिफिक टैक्स होता है जो जिस मकसद के लिए लिया जाता है उसी पर खर्च हो सकता है। एंजल टैक्स को लेकर इस बजट में क्या स्थिति है? स्टार्टअप्स के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। Identify the correct statement regarding the angel tax provisions in the Union Budget 2026 to 27. Option A. It has been reintroduced with a higher rate of 40%. Option B. It applies only to investments from non-resident investors. Option C. The abolition of angel tax announced in the previous budget, 2025 to 26, remains in force, and no new provisions were added. Option D. It now applies to startups registered with BIT. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एबोलिशन रिमेन्स इन फोर्स। एंजल टैक्स भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बुरा सपना था। सेक्शन 5627B के तहत अगर कोई इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप के शेयर फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर खरीदता था, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को इनकम मानकर टैक्स लिया जाता था।
इसे 2025 में पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। बजट 2026 में भी सरकार ने अपनी पोजीशन क्लियर रखी है कि यह टैक्स वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अब स्टार्टअप्स कितनी भी वैल्यूएशन पर पैसा उठा सकते हैं, टैक्स ऑफिसर उनसे पूछताछ नहीं करेगा। यह फैसला विदेशी और घरेलू दोनों इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए बहुत जरूरी था। ऑप्शन ए और डी सिर्फ डराने वाले डिस्ट्रैक्टर्स हैं। एग्जाम में याद रखिए, एंजल टैक्स का खात्मा स्टार्टअप इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिफॉर्म है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। फिनिश्ड इंपोर्टेड हैंडसेट्स पर ड्यूटी कम नहीं हुई है। न्यू कैपिटल गेन्स लिस्टेड के लिए 12 महीने और अनलिस्टेड के लिए 24 महीने का पीरियड है। ई कॉमर्स टीडीएस घटकर 0.1% हो गया है। जीएसटी सेस केवल पुराना कर्ज चुकाने के लिए जारी रहेगा। एंजल टैक्स पूरी तरह से खत्म है और वापस नहीं आया। अगले सवाल में हम सीनियर सिटीजन्स के टैक्स कैलकुलेशन का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो हल करेंगे। अगर मिस्टर शर्मा की इनकम 6 लाख है, तो न्यू टैक्स रिजीम में उनका टैक्स कितना बनेगा? ये कैलकुलेशन एग्जाम में आती है। Scenario: Mr. Sharma, a senior citizen, aged 65, has a total income of rupees 600,000 comprising only of pension and interest income. He did not file any form to opt out of the default tax regime. What is his tax liability for assessment year 2027 to 28? Option A: rupees 15,000. Option B: rupees 10,000. Option C: nil. Option D: rupees 5,000. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी निल। चलिए इस कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट रिजीम है, जिसका मतलब है कि अगर आपने कुछ नहीं चुना तो आप ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। मिस्टर शर्मा की ग्रॉस इनकम 6 लाख रुपए है। अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख रुपए हो गया है, तो 6 लाख में से 1 लाख घटाने पर नेट टैक्सेबल इनकम बची 5 लाख रुपए। 2026 के स्लैब के अनुसार 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 5 लाख के बीच 1 लाख पर 5% टैक्स लगता है, जो हुआ 5,000 रुपए। लेकिन सेक्शन 87A का रिबेट 7 लाख तक की इनकम पर मिलता है, इसलिए यह 5,000 का टैक्स सरकार माफ कर देती है और फाइनल लायबिलिटी 0 हो जाती है। एग्जाम में याद रखिए, सीनियर सिटीजन के लिए न्यू रिजीम में कोई अलग स्लैब नहीं होता, सबके लिए एक ही रूल है। अगले सवाल में हम देश के विकास की रीढ़ यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के सबसे बड़े आंकड़े को देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने कुल कितना कैपेक्स एलोकेट किया है? यह बजट का सबसे बड़ा नंबर है। The Union Budget 2026 to 27 has increased the capital expenditure (CAPEX) outlay for infrastructure development to what amount? Option A: rupees 11.11 lakh crore. Option B: rupees 12.2 lakh crore. Option C: rupees 13.5 lakh crore. Option D: rupees 10.5 lakh crore. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 12.2 लाख करोड़ रुपए। कैपेक्स का मतलब है वो खर्च जिससे देश में नई चीजें बनती हैं, जैसे पुल, सड़कें और रेलवे लाइन। सरकार पिछले कुछ सालों से कैपेक्स लेड ग्रोथ पर फोकस कर रही है, क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत हाई होता है। आरबीआई के मुताबिक अगर सरकार 1 रुपया कैपेक्स में लगाती है, तो जीडीपी में 2.5 से 3 रुपए की ग्रोथ होती है। 11.11 लाख करोड़ पिछले साल का एस्टीमेट था, जिसे बढ़ाकर अब 12.2 कर दिया गया है।
यह पैसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करने के लिए है, यानी जब सरकार सड़क बनाती है तो प्राइवेट कंपनियां वहां फैक्ट्रियां लगाती हैं। एग्जाम में याद रखिए, यह आंकड़ा फिस्कल डेफिसिट का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसे गुड डेफिसिट माना जाता है। अगले सवाल में हम शिपिंग कंटेनर्स की नई स्कीम को देखेंगे, जो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए लाइफलाइन है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए सरकार ने 5 साल में कितना पैसा दिया है? यह लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए है। To reduce logistics costs and dependency on foreign shipping gear, the Budget 2026 to 27 announced a new container manufacturing scheme. What is the total financial outlay allocated for this scheme over a 5-year period? Option A. Rupees 5,000 crore. Option B. Rupees 10,000 crore. Option C. Rupees 15,000 crore. Option D. Rupees 25,000 crore. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 10,000 करोड़। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में सामान भेजने वाले वो बड़े लोहे के बक्से कहाँ बनते हैं? 90% कंटेनर्स चीन में बनते हैं। कोविड के दौरान जब कंटेनर्स की कमी हुई तो भारत का एक्सपोर्ट रुक गया था। इस रिस्क को खत्म करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ की स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत भावनगर और कच्छ जैसे इलाकों में कंटेनर बनाने वाले क्लस्टर्स तैयार किए जाएंगे। यह स्कीम PLI जैसी है, यानी आप जितने कंटेनर बनाएंगे, सरकार आपको उतना इंसेंटिव देगी। इसका लॉन्ग टर्म फायदा यह है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को खाली कंटेनर के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में याद रखिए, आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि उसे भेजने वाले डिब्बे में भी चाहिए। अगले सवाल में हम नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स को मैप पर देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा रूट इस लिस्ट में नहीं है। इनमें से कौन सा रूट नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लिस्ट में शामिल नहीं है? यहां एलिमिनेशन काम आएगा। The Finance Minister announced the development of 7 new high-speed rail corridors to function as growth connectors. Which of the following routes was not included in this specific announcement? Option A. Mumbai-Pune. Option B. Hyderabad-Bangalore. Option C. Delhi-Ahmedabad. Option D. Varanasi-Siliguri. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दिल्ली टू अहमदाबाद। यह सवाल ट्रिकी है क्योंकि दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का रूट बहुत फेमस है, लेकिन इस बजट में जिन 7 नए कॉरिडोर्स की बात हुई है, उनमें यह शामिल नहीं है क्योंकि यह पहले से ही अप्रूव्ड या अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में गिना जाता है। नए कॉरिडोर्स का फोकस साउदर्न ट्रायंगल यानी हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई को जोड़ने पर है। साथ ही वाराणसी से सिलीगुड़ी वाला रूट ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए लाया गया है। सरकार इन रूट्स को ग्रोथ कनेक्टर्स कह रही है क्योंकि इनके आसपास नए शहर बसेंगे। एग्जाम में याद रखिए, मुंबई अहमदाबाद भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था, जो अब पुराना न्यूज हो चुका है। सवाल नए अनाउंसमेंट्स पर आएगा। अगले सवाल में हम डिफेंस बजट के मॉडर्नाइजेशन फंड को एनालाइज करेंगे, जो सुरक्षा के लिए क्रिटिकल है। डिफेंस बजट के एलोकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क समझें। Regarding the defense budget allocations for 2026 to 27, which of the following statements is or are incorrect? 1. The total defense outlay has been set at rupees 7.85 lakh crore. 2. The capital outlay for modernization, aircraft, ships, has decreased compared to the previous year's revised estimates. 3.
Basic Customs Duty (BCD) has been exempted on components for aircraft manufacturing to boost the MRO sector. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 2 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट गलत है। डिफेंस बजट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू पैसा सैलरी और पेंशन में जाता है, जबकि कैपिटल पैसा नए फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और गन्स खरीदने में लगता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि कैपिटल आउटले कम हो गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में मॉडर्नाइजेशन बजट को 2.19 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है ताकि हम तेजस और रफाल जैसे प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकें। स्टेटमेंट 1 सही है, कुल बजट 7.85 लाख करोड़ है। स्टेटमेंट 3 भी सही है, एमआरओ यानी रिपेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी माफ की गई है। एग्जाम में याद रखिए, कोई भी देश अपने मॉडर्नाइजेशन फंड को कम नहीं करता, खासकर जब जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई हो। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। 8.5 लाख तक की सैलरीड इनकम पर टैक्स 0 है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स का टारगेट 12.2 लाख करोड़ है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट हुए। दिल्ली अहमदाबाद नए 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स में नहीं है। डिफेंस का कैपिटल बजट बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हुआ। अगले सवाल में हम रेलवे बजट और नए फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में जानेंगे। रेलवे के अब तक के सबसे बड़े बजट एलोकेशन और नए फ्रेट कॉरिडोर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? With reference to the Railways Budget 2026 to 27, consider the following statements. 1. The Ministry of Railways received its highest ever capital expenditure allocation of rupees 2.93 lakh crore. 2. A new dedicated freight corridor was announced connecting Dankuni East to Surat West. 3. The operating ratio of Indian Railways has been targeted to improve to 95%. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 एंड 2 ओनली। भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है और इस बार इसे रिकॉर्ड पैसा मिला है। 2.93 लाख करोड़ का कैपेक्स अब तक का सबसे ज्यादा है। इसका बड़ा हिस्सा कवच जैसे सेफ्टी सिस्टम और वंदे भारत ट्रेनों पर खर्च होगा। स्टेटमेंट 2 भी सही है। सरकार ने डानकुनी से सूरत तक एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया है। यह ईस्ट और वेस्ट इंडिया को जोड़ेगा, जिससे मालगाड़ियां पैसेंजर लाइनों को डिस्टर्ब किए बिना तेज चलेंगी। स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो का कोई स्पेसिफिक टारगेट स्पीच में हाईलाइट नहीं किया गया था। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब है 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे कितना खर्च करता है। जितना कम हो उतना अच्छा होता है। एग्जाम में याद रखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाने की चाबी है। अगले सवाल में हम विमानों की मरम्मत यानी एमआरओ इंडस्ट्री के लिए टैक्स छूट को समझेंगे। अगर कोई एयरलाइन अपने प्लेन के पार्ट्स इंपोर्ट करती है तो कस्टम ड्यूटी का क्या होगा? यह सर्विस एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है।
A domestic airline company imports raw materials to manufacture aircraft parts for its in-house maintenance, repair, and overhaul (MRO) unit. Following the budget 2026 to 27, how will this import be treated by customs? Option A. It will attract a higher basic customs duty (BCD) of 20% to protect local steel and aluminum industries. Option B. It will be exempt from basic customs duty (BCD). Option C. It will attract a concessional duty of 10% under the PMP scheme. Option D. It will be subject to an additional green tax cess. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट। एमआरओ का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। अभी तक भारतीय एयरलाइंस अपने जहाजों की बड़ी सर्विसिंग के लिए दुबई या सिंगापुर जाती थी। इसका कारण यह था कि भारत में स्पेयर पार्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, जिससे रिपेयरिंग महंगी पड़ती थी। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जा रहा था। इस ट्रेंड को पलटने के लिए सरकार ने एमआरओ के लिए जरूरी कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल पर ड्यूटी 0 कर दी है। अब भारत में रिपेयरिंग सस्ती होगी और हो सकता है विदेशी एयरलाइंस भी अपने जहाज यहां ठीक कराने आएं। यह सर्विस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का एक बड़ा कदम है। एग्जाम में याद रखिए, टैक्स इंसेंटिव का मकसद सिर्फ डोमेस्टिक यूज नहीं, बल्कि ग्लोबल हब बनना है। अगले सवाल में हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बजट एलोकेशन और इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक को देखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का फंड डबल क्यों किया गया है? इसका लिंक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग से है। Consider the following regarding the National Green Hydrogen Mission in Budget 2026 to 27. Assertion A. The budgetary allocation for the National Green Hydrogen Mission has been doubled to Rs 600 crore for the current fiscal year. Reason are the government aims to accelerate the deployment of electrolyzers and support pilot projects in the shipping and steel sectors. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन करता है। ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है जो पानी को तोड़कर बनाया जाता है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने वाली मशीन को इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। यह मशीन अभी बहुत महंगी है। सरकार ने साइट प्रोग्राम के तहत कंपनियों को इंसेंटिव देने का वादा किया था। अब जब प्रोजेक्ट जमीन पर लगने शुरू हो गए हैं, तो सरकार को पैसा रिलीज करना पड़ रहा है। इसीलिए बजट एलोकेशन को 300 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ किया गया है। यह पैसा शिपिंग और स्टील सेक्टर में पायलट प्रोजेक्ट्स चलाने में भी मदद करेगा। अगर हम अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम एनर्जी ट्रांजिशन की रेस में पीछे रह जाएंगे। एग्जाम में याद रखिए, एलोकेशन बढ़ना इस बात का सबूत है कि मिशन अब प्लानिंग से एग्जीक्यूशन फेज में आ गया है। अगले सवाल में हम कोस्टल शिपिंग के लॉन्ग टर्म टारगेट को देखेंगे, जो लॉजिस्टिक्स का चेहरा बदल देगा। 2047 तक कोस्टल शिपिंग का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य है? यह नंबर विजन डॉक्यूमेंट से लिया गया है। Scenario under the Coastal Cargo Promotion Scheme announced in Budget 2026 to 27, a logistics company plans to shift its cement transport from road to coastal shipping. What is the government's stated long-term quantitative target for coastal shipping's share in the modal mix by 2047? Option A. 10%. Option B. 12%. Option C. 15%. Option D.
20%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 12%। लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक शब्द होता है मॉडल मिक्स, यानी सामान किस माध्यम से जा रहा है, रोड, रेल या पानी। भारत में अभी ज्यादातर सामान ट्रकों से जाता है, जो महंगा भी है और पॉल्यूशन भी करता है। पानी के रास्ते सामान भेजना 10 गुना सस्ता पड़ता है। अभी कोस्टल शिपिंग का हिस्सा सिर्फ 6% के आसपास है। सरकार ने मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत इसे 2047 तक 12% करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनियों को वॉयबिलिटी गैप फंडिंग दी जा रही है ताकि वो रोड छोड़कर समुद्र के रास्ते माल भेजें। सीमेंट और कोयले जैसे भारी सामान के लिए यह गेम चेंजर साबित होगा। एग्जाम में याद रखिए, सस्ता लॉजिस्टिक्स ही हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना सकता है। तरुण प्लस कैटेगरी में मुद्रा लोन की मैक्सिमम लिमिट क्या है? यह छोटे बिजनेस के लिए बड़ा बूस्ट है। In a major boost to entrepreneurship, the Union Budget 2026 to 27 announced the enhancement of the loan limit under the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) for the Tarun Plus category. What is the new maximum loan limit? Option A. Rupees 20 lakh. Option B. Rupees 30 lakh. Option C. Rupees 40 lakh. Option D. Rupees 50 lakh. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 20 लाख रुपीस। मुद्रा योजना ने छोटे व्यापारियों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहले इसमें 3 कैटेगरी थी, शिशु, किशोर और तरुण। तरुण की लिमिट 10 लाख रुपए थी, लेकिन कई बिजनेस ऐसे थे जो 10 लाख से तो बड़े हो गए थे, लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए कि बैंक उन्हें बड़ा कॉर्पोरेट लोन दे सकें। इस गैप को भरने के लिए तरुण प्लस कैटेगरी बनाई गई है, जिसकी लिमिट 20 लाख रुपए है। यह उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपना पिछला लोन टाइम पर चुकाया है। यह एक तरह का रिवॉर्ड है अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री के लिए। इससे छोटे मैन्युफैक्चरर्स नई मशीनें खरीद पाएंगे और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे। एग्जाम में याद रखिए, मुद्रा लोन बिना किसी कोलेटरल यानी बिना गिरवी के मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। रेलवे का कैपेक्स रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ है। एमआरओ के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह माफ है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का फंड दोगुना होकर 600 करोड़ हुआ। 2047 तक कोस्टल शिपिंग का लक्ष्य 12% है। मुद्रा तरुण प्लस लोन की लिमिट 20 लाख रुपए हो गई है। अगले सवाल में हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स और आरबीआई के डीफ फंड के कनेक्शन को समझेंगे। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए बैंकों को पैसा कहां ट्रांसफर करना होता है? यह बैंकिंग अवेयरनेस का क्लासिक सवाल है। The Budget 2026 to 27 announced amendments to the Banking Regulation Act 1949 regarding unclaimed deposits. The DEF scheme mentioned in this context refers to which fund maintained by the RBI? Option A. Depositor Education and Awareness Fund. Option B. Digital Economy and Access Fund. Option C. Domestic Equity and Asset Fund. Option D. Debt Enforcement and Adjustment Fund. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। डीफ स्कीम को 2014 में शुरू किया गया था। इसका नियम बहुत साफ है। अगर किसी बैंक खाते में 10 साल या उससे ज्यादा समय तक कोई लेन देन नहीं होता तो उसे अनक्लेम्ड माना जाता है। बैंक इस पैसे को अपने पास नहीं रख सकते। उन्हें ब्याज समेत यह पैसा आरबीआई के डीफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है।
इसका मकसद यह है कि लावारिस पैसा बैंकों के मुनाफे में न गिना जाए, बल्कि डिपॉजिटर्स की भलाई के लिए यूज हो। हालांकि अगर कोई कस्टमर 10 साल बाद भी आता है, तो बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है और फिर बैंक आरबीआई से क्लेम करता है। उद्गम पोर्टल जैसी नई पहल इसी पैसे को सही वारिस तक पहुंचाने के लिए है। एग्जाम में याद रखिए, 10 साल का पीरियड और आरबीआई का कंट्रोल, यही की पॉइंट्स है। अगले सवाल में हम गिफ्ट सिटी के रेगुलेटर आईएफएससीए की ताकतों और सीमाओं को समझेंगे। गिफ्ट सिटी के रेगुलेटर आईएफएससीए के पास इनमें से कौन सी पावर नहीं है? यह ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है। To develop GIFT City, FCSCA, as a global finance hub, the budget 2026 to 27 delegated several powers to the IFSC. Option A. Which of the following powers was not delegated to FCSCA in this specific budget? A regulation of variable capital companies, VCC. Option B. Direct supervision of Indian domestic retail banking savings accounts. Option C. Setting up of international bullion exchange branches. Option D. Regulation of ship leasing and aircraft leasing entities. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी डोमेस्टिक रिटेल बैंकिंग का सुपरविजन। गिफ्ट सिटी को भारत का ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है। यहाँ का रेगुलेटर आईएफएससीए है, जो आरबीआई या सेबी से अलग है। लेकिन भारत के आम नागरिकों के सेविंग्स अकाउंट यानी डोमेस्टिक बैंकिंग अभी भी आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। अगर आईएफएससीए को यह पावर दे दी जाती, तो रेगुलेटरी ओवरलैप हो जाता। गिफ्ट सिटी का फोकस विदेशी निवेश, हेज फंड्स और शिप लीजिंग जैसे इंटरनेशनल बिजनेस पर है, न कि आपके और मेरे सेविंग्स खाते पर। इसलिए वीसीसी और बुलियन एक्सचेंज जैसी चीजें आईएफएससीए के पास है, लेकिन डोमेस्टिक बैंकिंग नहीं। एग्जाम में याद रखिए, गिफ्ट सिटी भारत की जमीन पर है, लेकिन फाइनेंशियल नियमों के हिसाब से यह विदेशी धरती मानी जाती है। अगले सवाल में हम डिजिटल रुपए के नए फीचर्स जैसे प्रोग्रामेबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। डिजिटल रुपी यानी सीबीडीसी के नए फीचर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह करेंसी का फ्यूचर है। With reference to the digital rupee, e-rupee, announcements in budget 2026 to 27, consider the following statements. 1. Programmability features, for example, earmarked for specific agricultural inputs, will be introduced in the retail CBDC. 2. Offline functionality will be tested to enable transactions in areas with poor internet connectivity. 3. The wholesale CBDC will be opened up for non-bank financial institutions, NBFCs. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। डिजिटल रुपी सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, यह एक स्मार्ट करेंसी है। प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब है कि पैसे को कोड किया जा सकता है। जैसे अगर सरकार किसान को खाद के लिए डिजिटल रुपी देती है, तो वो पैसा सिर्फ खाद की दुकान पर ही चलेगा, शराब की दुकान पर नहीं। यह सब्सिडी की चोरी रोकने का सबसे पक्का तरीका है। दूसरा फीचर ऑफलाइन पेमेंट है, जो दूर दराज के गांवों के लिए गेम चेंजर है, जहां नेटवर्क नहीं मिलता। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब एनबीएफसी भी होलसेल सीबीडीसी में हिस्सा ले सकेंगी, जिससे कॉल मनी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। एग्जाम में याद रखिए, सीबीडीसी का असली मकसद नोट छापने का खर्च बचाना और ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाना है।
अगले सवाल में हम ग्रीन डिपॉजिट्स और ग्रीन वॉशिंग के खतरे को समझेंगे। ग्रीन डिपॉजिट्स के नियमों में कौन सा पॉइंट गलत है? फंड्स के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। Regarding the green deposits framework for banks and NBFCs mentioned in the Budget Strategy 2026 to 27, which of the following is or are incorrect? 1. Funds raised via green deposits can be used for any lending activity provided the bank pays a green premium. 2. Deposits are denominated in Indian rupees only. 3. Banks must furnish an independent third-party verification assurance report on the utilization of these proceeds. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 2 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट गलत है। ग्रीन डिपॉजिट्स एक खास तरह की एफडी होती है जहां आप पैसा जमा करते हैं यह सोचकर कि इसका इस्तेमाल पर्यावरण बचाने में होगा। अगर बैंक इस पैसे को किसी भी लोन में बांट दे और सिर्फ थोड़ा प्रीमियम भर दे तो यह धोखा होगा, जिसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। इसलिए आरबीआई के नियम सख्त है। ग्रीन डिपॉजिट का पैसा सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्ट या वेस्ट मैनेजमेंट जैसे एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में ही लग सकता है। स्टेटमेंट 2 सही है, यह रुपए में ही होता है। स्टेटमेंट 3 भी सही है, बैंक को हर साल एक ऑडिटर से लिखवा कर देना पड़ता है कि पैसा सही जगह लगा है या नहीं। एग्जाम में याद रखिए, एंड यूज रिस्ट्रिक्शन ही ग्रीन डिपॉजिट की सबसे बड़ी पहचान है। विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए गिफ्ट सिटी ही क्यों चुनना चाहिए? यहाँ रेगुलेटरी फ्रीडम मिलती है। A foreign university wishes to set up a campus in India free from domestic UGC regulations to offer courses in financial management and fintech. Under the Budget 2026 to 27 international education provisions, where can they set up this campus to avail full regulatory exemption? Option A. Any special economic zone, says, in India. Option B. Gift City, Gandhinagar. Option C. Bangalore Tech Park. Option D. Hyderabad Knowledge City. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। भारत में शिक्षा के नियम काफी सख्त हैं और यूजीसी की गाइडलाइंस हर जगह लागू होती हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि हमारे स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहीं मिले। इसके लिए गिफ्ट सिटी को एक स्पेशल जोन बनाया गया है जहां यूजीसी के नियम लागू नहीं होते। यहां विदेशी यूनिवर्सिटीज सीधे आईएफएससीए के नियमों के तहत अपने कैंपस खोल सकती हैं और अपनी मर्जी से सिलेबस और फीस तय कर सकती हैं। यह छूट बेंगलोर या हैदराबाद जैसे टेक हब्स में नहीं है। इसका फोकस मुख्य रूप से फिनटेक, साइंस और मैथमेटिक्स पर है ताकि गिफ्ट सिटी को टैलेंट मिल सके। एग्जाम में याद रखिए, यह वन नेशन वन लॉ का एक एक्सेप्शन है जो सिर्फ गिफ्ट सिटी में वैलिड है। चलिए अब क्वेश्चन 26 से 30 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। 10 साल पुराने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स डीफ में जाते हैं। आईएफएससीए घरेलू रिटेल बैंकिंग को रेगुलेट नहीं करता। सीबीडीसी में प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन फीचर्स आ गए हैं। ग्रीन डिपॉजिट का पैसा सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लग सकता है। गिफ्ट सिटी में विदेशी यूनिवर्सिटीज पर यूजीसी नियम नहीं लगते। अगले सवाल में हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के भविष्य और गोल्ड ड्यूटी के असर को एनालाइज करेंगे। क्या सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद कर दी है? इस बड़े फैसले के पीछे का गणित समझिए।
consider the following regarding the sovereign gold bond (SGB) scheme in 2026 to 27. Assertion: A. The government has decided to discontinue the issuance of new tranches of sovereign gold bonds (SGB) in FY 2026 to 27. Reason: R. The import duty on gold was significantly reduced to 6% in previous budgets, reducing the arbitrage appeal and high cost of servicing the 2.5% interest on SGBs. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन करता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी सरकार के लिए एक महंगा सौदा बन गया था। जब सरकार ने इसे लॉन्च किया था तो इसका मकसद फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करना था। लेकिन पिछले बजट में जब कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का दाम गिर गया या स्टेबल हो गया। सरकार को एसजीबी पर 2.5% का ब्याज भी देना पड़ता है और रिडेम्पशन के वक्त मार्केट रेट भी देना होता है। कैलकुलेशन यह निकला कि एसजीबी के जरिए पैसा जुटाना नॉर्मल जीसेक बॉन्ड से बहुत महंगा पड़ रहा था। यह एक क्लासिक केस है जहां पॉलिसी का मकसद पूरा होने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह बुरी खबर हो सकती है, लेकिन फिस्कल प्रूडेंस यानी सरकारी खजाने की सेहत के लिए यह जरूरी था। एग्जाम में याद रखिए, कोई भी स्कीम हमेशा के लिए नहीं होती, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता रहता है। अगले सवाल में हम फिनटेक कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग के नए रिपोर्टिंग नियमों को देखेंगे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने वाली फिनटेक कंपनी को अब किसे रिपोर्ट करना होगा? यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए है। Scenario: Fintech X, a payment aggregator, has been facilitating cross-border payments for freelance workers. The Budget 2026 to 27 introduces a new NetSettle reporting norm. To whom must Fintech X now report these high-value cross-border transactions directly to prevent money laundering? Option A. CBDT, Central Board of Direct Taxes. Option B. FIU India, Financial Intelligence Unit India. Option C. ED, Enforcement Directorate. Option D. CCI, Competition Commission of India. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी FIU इंडिया। डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में पेपाल या रेजरपे जैसे एग्रीगेटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पैसे को इधर-उधर करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इसलिए सरकार ने पेमेंट एग्रीगेटर्स को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन शक के दायरे में आता है तो कंपनी को तुरंत FIU को STR यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भेजनी होगी। यह काम पहले सिर्फ बैंक करते थे, लेकिन अब फिनटेक भी पुलिसिंग का हिस्सा बन गए हैं। FIU इस डेटा को एनालाइज करता है और अगर कुछ गड़बड़ मिलती है तो ED को बताता है। एग्जाम में याद रखिए, रिपोर्टिंग हमेशा FIU को होती है, ED तो एक्शन लेने वाली एजेंसी है। अगले सवाल में हम लखपति दीदी योजना के बढ़े हुए टारगेट को नोट करेंगे। लखपति दीदी बनाने का नया टारगेट क्या है? यह नंबर महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। The Union Budget 2026 to 27 reaffirmed the government's commitment to women-led development by setting the final target for the Lakhpati Didi scheme. What is the enhanced target for the number of women to be empowered under this initiative? Option A.
2 crore. Option B, 3 crore. Option C, 4 crore. Option D, 5 crore. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 3 करोड़। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह भारत की रूरल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुके हैं। लखपति दीदी वो महिला है जो साल भर में कम से कम 1 लाख रुपए की कमाई करती है। पहले सरकार ने 2 करोड़ का टारगेट रखा था, लेकिन जमीन पर मिली सफलता को देखते हुए इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। यह सिर्फ पैसा देने की स्कीम नहीं है, बल्कि स्किल सिखाने की मुहिम है। महिलाओं को ड्रोन उड़ाना, एलईडी बल्ब बनाना या प्लम्बिंग जैसे काम सिखाए जा रहे हैं, ताकि उनकी इनकम रेगुलर हो सके। जब एक महिला कमाती है, तो पूरा परिवार और गांव आगे बढ़ता है। एग्जाम में याद रखिए, यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के NRLM मिशन का हिस्सा है। रिसर्च और इनोवेशन के लिए सरकार ने कितना बड़ा फंड बनाया है? यह प्राइवेट सेक्टर के लिए गोल्डन चांस है। The Anusandhan National Research Foundation, ANF, was operationalized to boost private sector research. The budget 2026 to 27 highlighted the RDI fund under ANF. What is the total corpus of this specific fund designed to provide long-term financing? Option A, rupees 50,000 crore. Option B, rupees 100,000 crore, 1 lakh crore. Option C, rupees 75,000 crore. Option D, rupees 25,000 crore. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1 लाख करोड़। भारत में हमेशा से यह शिकायत रही है कि हम रिसर्च पर बहुत कम खर्च करते हैं, और जो करते हैं वो सिर्फ सरकारी लैब में होता है। दुनिया में प्राइवेट सेक्टर R&D को लीड करता है। इस कल्चर को बदलने के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस बनाया गया है। इसका खास फीचर यह है कि इसमें 50 साल तक का ब्याज मुक्त या बहुत कम ब्याज वाला लोन मिलता है। यह फंड डीप टेक, डिफेंस और फार्मा जैसे सनराइज सेक्टर्स के लिए है। इसका मैसेज साफ है, सरकार रिस्क लेने को तैयार है, बस आप इनोवेट करो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ अब जय अनुसंधान भी जुड़ गया है। एग्जाम में याद रखिए, यह ग्रांट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत के नियमों में क्या पेंच है? यह कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, अब PMJ, was expanded to cover all senior citizens aged 70 years and above. Which of the following statements regarding this specific expansion is not correct? Option A, the benefit is available irrespective of the income status of the senior citizen. Option B, senior citizens already covered under CGHS, Central Government Health Scheme, can avail this as an additional simultaneous benefit without quitting CGHS. Option C, eligible seniors receive a distinct card often referred to as the Ayushman Vai Vandana card. Option D, the cover provides a top-up of rupees 5 lakh per year shared only among the eligible seniors in the family. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यह स्टेटमेंट गलत है। सरकार ने 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान भारत देने का फैसला किया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन एक शर्त है, अगर कोई बुजुर्ग पहले से ही CGHS या ECHS जैसी सरकारी स्कीम का फायदा ले रहा है, तो उसे 2 नावों में पैर रखने की इजाजत नहीं है। उसे चुनना होगा कि वो अपनी पुरानी स्कीम में रहना चाहता है या आयुष्मान भारत में आना चाहता है। दोनों का फायदा एक साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर डबल बोझ पड़ेगा।
जिनके पास कोई कवर नहीं था उनके लिए तो यह वरदान है। उन्हें 5 लाख का अलग टॉपअप मिलता है जो परिवार के बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करना होता। एग्जाम में याद रखिए, यूनिवर्सलिटी का मतलब है सबको एक्सेस, लेकिन डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 31 से 35 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई इश्यू बंद कर दी गई है। पेमेंट एग्रीगेटर्स को FIU को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। लखपति दीदी का टारगेट बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। रिसर्च फंड का कॉर्पस 1 लाख करोड़ रुपए है। CGHS और आयुष्मान भारत दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। अगले सवाल में हम PM जनमन योजना के बजट और फोकस एरिया को समझेंगे। PM जनमन योजना के बजट आंकड़े में क्या गलती है? यह आदिवासी कल्याण की सबसे बड़ी स्कीम है। Regarding the Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Mahaabhiyan PM Janman allocations in budget 2026 to 27, which of the following statements is or are incorrect? 1. The scheme targets the 75 particularly vulnerable tribal groups, PVTGs. 2. The total outlay for the mission is rupees 50,000 crore. 3. It focuses on 11 critical interventions including housing, connectivity, and mobile medical units. Option A. 1 only. Option B. 2 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 2 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। PM जनमन योजना उन 75 PVTG समुदायों के लिए है जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं। स्टेटमेंट 2 में 50,000 करोड़ का आंकड़ा दिया गया है जो गलत है। सही बजट आउटले 24,104 करोड़ रुपए है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है। यह मिशन सैचुरेशन मोड में काम करता है, जिसका मतलब है कि हर PVTG परिवार तक 11 जरूरी सुविधाएं पहुंचानी ही हैं। इनमें पक्का घर, नल से जल, सड़क और मोबाइल मेडिकल यूनिट शामिल हैं। इन समुदायों की आबादी बहुत कम है और ये अक्सर दुर्गम इलाकों में रहते हैं, इसलिए इनके लिए एक अलग मिशन की जरूरत पड़ी। एग्जाम में याद रखिए, 50,000 करोड़ का आंकड़ा अक्सर कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। सही नंबर 24,000 करोड़ के आसपास है। अगले सवाल में हम ग्रामीण आवास योजना के नए टारगेट और यूनिट कॉस्ट को चेक करेंगे। PM आवास योजना रूरल में एक घर बनाने के लिए सरकार कितना पैसा देती है? यह नंबर याद रखना जरूरी है। With reference to the Pradhan Mantri Awas Yojana, PM Rural, targets mentioned in the budget 2026 to 27, consider the following statements. 1. The government has set a target to construct an additional 2 crore houses over the next 5 years. 2. 74% of the houses sanctioned under PMAG are owned solely or jointly by women. 3. The unit assistance for a house in plain areas is rupees 2.50 lakh. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 and 2 ओनली। PM आवास योजना ग्रामीण ने गरीबों को पक्की छत देने में बड़ी भूमिका निभाई है। स्टेटमेंट 1 सही है। पुराने टारगेट पूरे होने के बाद अब अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्टेटमेंट 2 भी सही है। यह योजना महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है क्योंकि 74% घरों की मालकिन महिलाएं हैं। लेकिन स्टेटमेंट 3 गलत है। मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए यूनिट असिस्टेंस 1,20,000 रुपए है, न कि 2.5 लाख। पहाड़ी इलाकों में यह 1,30,000 है। इसके अलावा मनरेगा की मजदूरी और टॉयलेट का पैसा अलग से मिलता है। 2.5 लाख का आंकड़ा अक्सर शहरी आवास योजना से कंफ्यूज किया जाता है। एग्जाम में याद रखिए, ग्रामीण सब्सिडी कम है, लेकिन इसमें जमीन लाभार्थी की अपनी होती है। अगले सवाल में हम आयुष्मान भारत के टॉपअप कवर का एक पेचीदा केस सॉल्व करेंगे। अगर पति 72 साल का है और पत्नी 68 की, तो हेल्थ कवर कैसे बंटेगा? यह सिनेरियो एग्जाम में आता है। Scenario: Mr. Das, aged 1972, and Mrs. Das, aged 68, belong to a family already covered under the standard Ayushman Bharat PMJ scheme. Following the 2026 guidelines, how is the health cover structured for them? Option A. The family gets a single shared float of rupees 5 lakh total. Option B. Mr. Das gets a separate exclusive top-up of rupees 5 lakh, while Mrs. Das shares the family float. Option C. Both Mr. and Mrs. Das get a separate combined top-up of rupees 10 lakh. Option D. Mrs. Das is excluded until she turns 70. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मिस्टर दास को अलग से टॉपअप मिलेगा। यह नियम थोड़ा बारीक है, इसे ध्यान से समझिए। 70 साल से ऊपर वालों के लिए जो 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर आया है, वो एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब है कि वो पैसा सिर्फ उसी बुजुर्ग के इलाज में लग सकता है, परिवार का कोई और सदस्य उसे यूज नहीं कर सकता। मिस्टर दास 72 साल के हैं, तो उन्हें अपना पर्सनल 5 लाख का कवर मिलेगा। मिसेज दास 68 की हैं, तो वो अभी भी पुराने फैमिली फ्लोटर कवर में ही रहेंगी। यानी परिवार के पास कुल मिलाकर 10 लाख का कवर हो सकता है, लेकिन 5 लाख सिर्फ दादाजी के लिए रिजर्व्ड है। जिस दिन दादी जी 70 की हो जाएंगी, वो भी इस टॉपअप क्लब में शामिल हो जाएंगी। एग्जाम में याद रखिए, उम्र की सीमा एक सख्त लकीर है, इसमें कोई छूट नहीं मिलती। अगले सवाल में हम पीएम श्री स्कूलों के असली मकसद को जानेंगे, जो एनईपी 2020 से जुड़ा है। पीएम श्री स्कूलों को एग्जाम्पलर स्कूल क्यों कहा जाता है? यह सिर्फ बिल्डिंग नहीं, एक विजन है। Consider the following regarding the PM Shri, PM Schools for Rising India scheme in Budget 2026 to 27. Assertion: A. The budgetary allocation
for PM Shri has seen a consistent rise, aiming to upgrade 14,500 schools. Reason are these schools are designed to act as exemplar schools to showcase the implementation of the National Education Policy, NEP, 2020. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन करता है। पीएम श्री का फुल फॉर्म है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। सरकार देश के हर स्कूल को रातों रात नहीं बदल सकती, इसलिए उसने 14,500 स्कूलों को चुना है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, मॉडर्न लैब्स और खेल का मैदान होगा। लेकिन इनका असली काम है एनईपी 2020 को जमीन पर उतारना। रट्टा मारने वाली पढ़ाई की जगह यहाँ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और टॉय बेस्ड पेडागोजी होगी। जब आसपास के दूसरे स्कूल इन पीएम श्री स्कूलों को देखेंगे तो वो भी इनसे सीखेंगे और सुधार करेंगे। यह एक मेंटरशिप मॉडल है। बजट में लगातार पैसा बढ़ना यह दिखाता है कि सरकार एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर कितनी गंभीर है। एग्जाम में याद रखिए, पीएम श्री पुराने केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का ही अपग्रेडेड वर्जन है। पीएम विश्वकर्मा योजना में ट्रेनिंग के बाद तुरंत क्या मिलता है? कारीगरों के लिए यह पहली मदद है। Scenario: a rural artisan specializing in traditional carpentry wants to upgrade his tools and access collateral-free credit. He applies for the PM Vishwakarma scheme. Under the 2026 provisions, which of the following benefits is he eligible for immediately after basic training? Option A. A loan of rupees 3 lakh. Option B. A toolkit incentive of rupees 15,000 and a first tranche loan of rupees 1 lakh. Option C. A 100% subsidy on all new machinery. Option D. A monthly stipend of rupees 5,000 for 3 years. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 15,000 का टूल किट इंसेंटिव और 1 लाख का लोन। पीएम विश्वकर्मा योजना हमारे लोहार, सुनार और बड़ी जैसे 18 पारंपरिक कारीगरों के लिए बनाई गई है। इसका प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले कारीगर को 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसके दौरान उसे वजीफा मिलता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही उसे 15,000 रुपए का ई वाउचर मिलता है ताकि वो नए ज़माने के औजार खरीद सके। इसके साथ ही उसे 1 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, जिसे 18 महीने में चुकाना होता है। जब वो यह पहला लोन चुका देता है, तभी उसे 2 लाख का दूसरा लोन मिलता है। यह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इसलिए है ताकि कारीगर कर्ज के जाल में न फंसे और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। एग्जाम में याद रखिए, ब्याज दर सिर्फ 5% है, बाकी सरकार सब्सिडी देती है। चलिए अब क्वेश्चन 36 से 14 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। पीएम जनमन का बजट 24,000 करोड़ है। ग्रामीण आवास की मैदानी सहायता 1,20,000 है। बुजुर्गों का हेल्थ टॉपअप सिर्फ 70+ के लिए एक्सक्लूसिव है। पीएम श्री 14,500 स्कूलों को एनईपी मॉडल बनाएगा। विश्वकर्मा योजना में 15,000 के टूल और 1 लाख का लोन मिलता है। अगले सवाल में हम डिजिटल सेंसस की तारीख और प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। सेंसस 2027 की रेफरेंस डेट क्या तय की गई है? यह तारीख पूरे देश की गिनती का आधार बनेगी। Ending the long delay,
The Union Budget 2026 to 27 allocated rupees 6,000 crore for the census 2027. According to the announcement, what is the reference date for the population count in most of the country, excluding snowbound areas? Option A. 1st January 2027. Option B. 1st March 2027. Option C. 1st April 2027. Option D. 1st October 2026. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मार्च 1, 2027। सेंसस यानी जनगणना भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य है। इसे 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण यह टलता चला गया। अब सरकार ने इसे 2027 में कराने का फाइनल फैसला लिया है। जनगणना एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक रेफरेंस डेट होती है जिस दिन की स्थिति को फाइनल माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से भारत में यह तारीख हमेशा 1 मार्च ही रही है और इस बार भी इसे नहीं बदला गया है। इसका मतलब है कि 1 मार्च 2027 की सुबह जो इंसान जिंदा है उसकी गिनती होगी। लेकिन पहाड़ी इलाकों जैसे कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के कारण यह काम पहले यानी अक्टूबर 2026 में ही हो जाएगा। यह भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा जहां आप खुद भी अपनी जानकारी पोर्टल पर भर सकेंगे। एग्जाम में याद रखिए, डेटा ही पॉलिसी मेकिंग का आधार है, इसलिए सेंसस बहुत क्रिटिकल है। अगले सवाल में हम 16वें वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम जानेंगे। 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? यह बॉडी तय करती है कि राज्यों को कितना टैक्स मिलेगा। The budget 2026 to 27 is the first union budget to incorporate the recommendations of the 16th Finance Commission. Who is the chairman of this commission, whose award period covers the years 2026 to 2031? Option A. N.K. Singh. Option B. Dr. Arvind Panakarya. Option C. Dr. Krishnamurthy Subramanian. Option D. Shaktikanta Das. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र आर्टिकल 280 में है। इसका मुख्य काम है वर्टिकल डिवोल्यूशन तय करना, यानी केंद्र सरकार अपनी कमाई में से कितना हिस्सा राज्यों को देगी। 16वें कमीशन का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था और अब इसकी सिफारिशें 2026 से 2031 तक लागू रहेंगी। डॉक्टर पनगड़िया पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। एन.के. सिंह 15वें कमीशन के चेयरमैन थे, जिनसे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कमीशन यह भी तय करता है कि किस राज्य को ज्यादा पैसा मिलेगा और किसको कम, जिसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम में याद रखिए, यह 5 साल का रोड मैप है जो फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अगले सवाल में हम पूर्वोदय स्कीम के तहत पश्चिम बंगाल के नए इंडस्ट्रियल नोड को देखेंगे। पूर्वोदय 2.0 के तहत ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर का नोड किस शहर में बनेगा? यह पूर्वी भारत के विकास की कुंजी है। Under the Purvodaya 2.0 initiative for the eastern region, the finance minister proposed a new East Coast Industrial Corridor. The specific industrial node mentioned for this corridor is located in which city? Option A. Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Option B. Durgapur, West Bengal. Option C. Paradeep, Odisha. Option D. Ranchi, Jharkhand. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। पूर्वोदय का मतलब है पूर्व का उदय। भारत के पूर्वी राज्य जैसे बिहार,
बंगाल और ओडिशा मिनरल्स से भरे हुए हैं, फिर भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। सरकार चाहती है कि जैसे वेस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वैसे ही ईस्टर्न इंडिया में भी बने। दुर्गापुर को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पहले से स्टील और पावर प्लांट्स का बेस है। यह नया नोड अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक होगा। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। विशाखापत्तनम और पारादीप पोर्ट्स हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल नोड के तौर पर बजट में स्पेसिफिकली दुर्गापुर को हाईलाइट किया गया है। एग्जाम में याद रखिए, यह स्कीम रीजन इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए लाई गई है। अगले सवाल में हम पीएम इंटर्नशिप स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेंगे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए कौन एलिजिबल नहीं है? यह युवाओं के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। Regarding the Prime Minister's Internship Scheme, Phase 2, funded in Budget 2026 to 27, which of the following statements is or are incorrect? 1. The scheme is open to youth aged 21 to 24 years. 2. Interns receive a monthly allowance of Rs 5,000, fully paid by the participating company. 3. Candidates with qualifications like CA, MBA, or master's degrees are eligible to apply. Option A. 1 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. All are incorrect. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स गलत हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम का मकसद उन युवाओं को अनुभव देना है जो कॉलेज से तो निकल गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि 5,000 रुपए कंपनी पूरी तरह नहीं देती। कंपनी को सिर्फ 500 रुपए देने होते हैं, बाकी 4500 रुपए सरकार डीबीटी के जरिए सीधे इंटर्न के खाते में डालती है। यह कंपनियों के लिए बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए वो खुशी खुशी हिस्सा ले रही हैं। स्टेटमेंट 3 भी गलत है। सीए या एमबीए जैसे प्रोफेशनल्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि माना जाता है कि वो खुद नौकरी ढूंढने में सक्षम हैं। यह स्कीम बीए, बीकॉम और आईटीआई वालों के लिए है जिन्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर की सख्त जरूरत है। एग्जाम में याद रखिए, यह रोजगार स्कीम नहीं बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम है। संविधान में बजट शब्द का जिक्र है या नहीं? यह पॉलिटी का बेसिक लेकिन ट्रिकी सवाल है। With reference to the constitutional provisions for the budget, consider the following statements. 1. The term budget is not mentioned in the Constitution of India, it is referred to as the annual financial statement. 2. The budget must be presented under Article 112 of the Constitution. 3. No demand for a grant can be made except on the recommendation of the President. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। यह सवाल स्टैटिक बैंकिंग और करंट अफेयर्स का मिक्स है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा है। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसका मतलब है आने वाले साल का वित्तीय लेखा जोखा। स्टेटमेंट 2 आर्टिकल 112 की बात करता है, जो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी तय करता है कि वो संसद के सामने इसे रखवाएं। स्टेटमेंट 3 बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार अपनी मर्जी से खजाने से एक पैसा भी नहीं निकाल सकती। हर मांग के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। यह चेक एंड बैलेंस सिस्टम है ताकि पब्लिक मनी का मिसयूज न हो। एग्जाम में याद रखिए, बजट पेश करना सिर्फ परंपरा नहीं
बल्कि संवैधानिक बाध्यता है। चलिए अब क्वेश्चन 41 से 45 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। सेंसस की रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 है। 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया हैं। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर का इंडस्ट्रियल नोड दुर्गापुर में बनेगा। इंटर्नशिप में 4500 सरकार और 500 कंपनी देती है। संविधान में बजट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। अगले सवाल में हम रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बीच के गहरे रिश्ते को समझेंगे। अगर रेवेन्यू डेफिसिट 1.8% है, तो इसका मतलब क्या है? यह अच्छी खबर है या बुरी? इसे डिकोड करें। Scenario: The finance minister mentions in the speech that the revenue deficit has been brought down to 1.8%. What does a revenue deficit of 1.8% imply for the government's finances? Option A. The government is borrowing primarily to fund capital assets, infrastructure. Option B. The government is borrowing heavily just to pay salaries and interest. Option C. The government's total income is less than its total expenditure. Option D. The government has stopped all borrowing. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सरकार मुख्य रूप से एसेट्स बनाने के लिए उधार ले रही है। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट सरकार की कुल उधारी होती है। रेवेन्यू डेफिसिट वो उधारी है जो सरकार अपने रोजमर्रा के खर्च जैसे सैलरी, पेंशन और ब्याज चुकाने के लिए लेती है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट हाई है, इसका मतलब है सरकार घी पीने के लिए कर्ज ले रही है, जो इकॉनमी के लिए जहर है। लेकिन 1.8% का रेवेन्यू डेफिसिट बहुत कम और हेल्दी माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर फिस्कल डेफिसिट 4.3% है, तो बचा हुआ ज्यादातर पैसा सड़कें और पुल बनाने में लग रहा है, जो भविष्य में कमाई देगा। FRBM एक्ट का भी यही लक्ष्य है कि रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो किया जाए। एग्जाम में याद रखिए, कम रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है अच्छी क्वालिटी का खर्च। अगले सवाल में हम विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की नई रणनीति को समझेंगे। सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कम क्यों कर दिया है? अब फोकस बेचने पर नहीं, वैल्यू बनाने पर है। Consider the following regarding the disinvestment targets in recent budgets. Assertion A. In budget 2026 to 27, the government has set a modest disinvestment target, moving away from aggressive privatization targets. Reason are the strategic focus has shifted towards value enhancement of public sector enterprises, PSEs, through dividends and buybacks rather than outright sale. Option A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन करता है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने यह महसूस किया है कि सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए सरकारी कंपनियों को औने पौने दाम पर बेचना समझदारी नहीं है। इसे फायर सेल कहा जाता है। इसके बजाय दीपम यानी DIPAM ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब जोर इस बात पर है कि HAL और कोल इंडिया जैसी कंपनियों को इतना एफिशिएंट बनाया जाए कि उनका शेयर प्राइस बढ़े। जब शेयर प्राइस बढ़ता है और कंपनी डिविडेंड देती है, तो सरकार को बेचने से ज्यादा कमाई होती है। इसीलिए बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट छोटा रखा गया है, ताकि बाजार को यह सिग्नल न जाए कि सरकार मजबूरी में बेच रही है।
एग्जाम में याद रखिए, अब मंत्र है वैल्यू क्रिएशन बिफोर मोनेटाइजेशन। अगले सवाल में हम स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ के फंड को देखेंगे। स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ का फंड कौन मैनेज करेगा? यह इसरो और इनस्पेस के बीच का फर्क है। Scenario: a startup in the space sector, SpaceTech, is looking for funding. The budget 2026 to 27 mentions a specific venture capital fund of rupees 1000 crore. Under whose aegis is this fund operationalized? Option A: ISRO, Indian Space Research Organization. Option B: InSpace, Indian National Space Promotion and Authorization Center. Option C: NSIL, New Space India Limited. Option D: DRDO, Defense Research and Development Organization. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इनस्पेस। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री अभी नहीं है और बैंकों को उन्हें लोन देने में डर लगता है क्योंकि यह हाई रिस्क बिजनेस है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। इस फंड को मैनेज करने की जिम्मेदारी इनस्पेस की है, जो भारत में प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज का रेगुलेटर और प्रमोटर है। इसरो का काम अब सिर्फ R&D करना है, बिजनेस संभालना नहीं। NSIL कमर्शियल लॉन्चिंग बेचता है, लेकिन स्टार्टअप्स को फंड इनस्पेस ही करेगा। इस पैसे से नए रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियों को शुरुआती मदद मिलेगी। एग्जाम में याद रखिए, इनस्पेस प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। अगले सवाल में हम एग्रीस्टैक के 3 पिलर्स को समझेंगे, जो खेती को डिजिटल बना रहे हैं। एग्रीस्टैक में कौन सी 3 चीजें शामिल हैं? यह खेती किसानी का डिजिटल आधार कार्ड है। The Union Budget 2026 to 27 emphasizes the completion of the AgriStack digital public infrastructure. Consider the following statements regarding its 3 core foundational registries. 1. The Farmer Registry assigns a unique farmer ID linked dynamically to land records. 2. The Crop Zone Registry utilizes mobile-based digital crop surveys to record crop data in real time. 3. The Georeferenced Village Maps Registry links geographic data with physical land records. Option A: 1 and 2 only. Option B: 2 and 3 only. Option C: 1 and 3 only. Option D: 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। एग्रीस्टैक को आप खेती का UPI मान सकते हैं। इसके 3 मुख्य पिलर हैं। पहला है फार्मर रजिस्ट्री, जिससे हर किसान को एक यूनिक ID मिलती है, जैसे आधार। इससे उन्हें लोन लेने के लिए बार बार कागज नहीं दिखाने पड़ते। दूसरा है क्रॉप जोन रजिस्ट्री। पहले पटवारी खेत पर जाकर अंदाजे से लिखता था, अब मोबाइल ऐप से डिजिटल सर्वे होता है कि कौन सी फसल लगी है। यह बीमा क्लेम के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है जियोरेफरेंस्ड मैप्स, जो सैटेलाइट के जरिए जमीन की सही पहचान करते हैं, ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। इन तीनों के मिलने से किसानों को सस्ता लोन और सही समय पर सलाह मिल सकेगी। एग्जाम में याद रखिए, यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अगला बड़ा रिवॉल्यूशन है।